नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्वास्थ्य क्लासेस में। अगर आप यूपी टेट 2025 की तैयारी करने की सोच रहे हो तो ये आपके लिए बेस्ट वीडियो होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र से संभावित प्रश्नों को और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग देखेंगे। इस सीरीज का नाम है टारगेट 3030 सीरीज। यहाँ पे आप लोगों को ऐसे प्रश्न मिलेंगे जिनका संबंध सीधे होगा कि परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों से। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी तैयारी को और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को एक बार आप देखिए किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पे क्या है कि प्लेटो के अनुसार शिक्षा क्या है? केवल बौद्धिक विकास की प्रक्रिया, केवल शारीरिक विकास की प्रक्रिया, शारीरिक मानसिक तथा बौद्धिक विकास की प्रक्रिया, सामाजिक विकास की प्रक्रिया, क्या है? इन चारों में से कौन सा ऑप्शन प्लेटो साहब के अनुसार सही है? प्लेटो के अनुसार शिक्षा क्या है? तो यहाँ पे आप ये समझिए, जो प्लेटो साहब थे, प्लेटो, अच्छा ये प्लेटो की जानकारी थोड़ी मैं आपको दे देता हूँ। प्लेटो यूनान के थे, यूनान के दार्शनिक। यूनान के क्या थे? तो यूनान के ये दार्शनिक थे। अच्छा, दार्शनिक कहने का मतलब क्या होता है? दार्शनिक का अर्थ क्या होता है? तो दार्शनिक का मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति जो कि क्या काम करे, जो ज्ञान, सत्य और और जीवन के गहरे अर्थ को, जीवन के गहरे अर्थ को समझने समझने और समझाने की कोशिश करता है, और समझाने की कोशिश करता है, उसको दार्शनिक बोलते हैं। कोशिश करता है। तो प्लेटो साहब क्या थे? प्लेटो साहब एक दार्शनिक थे। कहाँ के थे? ये यूनान के थे। अच्छा, इनके गुरु का क्या नाम था? प्लेटो के गुरु का क्या नाम था? इनके गुरु का नाम था सुकरात। सुकरात इनके गुरु का नाम था। और इनके शिष्य क्या नाम था? इनके शिष्य का नाम था अरस्तु। अरस्तु, ये अरस्तु इनके शिष्य थे। एक चीज और आपको यहाँ पे जानना है। अच्छा, पहले इसका आंसर मैं बता देता हूँ। प्लेटो के अनुसार शिक्षा क्या है? तो शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिक विकास की प्रक्रिया। शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिक विकास, यानी कि शारीरिक से मतलब क्या हुआ भाई? आपके शरीर से। मानसिक आपके मेंटल से। और बौद्धिक, ठीक है, कॉग्निटिव चीजों से। तो यहाँ यहाँ से विकास की प्रक्रिया को इन्होंने क्या माना? शिक्षा माना, प्लेटो साहब ने। इनका मतलब क्या था? प्लेटो का मतलब ये था कि शिक्षा जो है वो व्यक्ति के संपूर्ण विकास की प्रक्रिया है। शिक्षा क्या है? शिक्षा व्यक्ति के संपूर्ण विकास की प्रक्रिया है। व्यक्ति के संपूर्ण विकास की प्रक्रिया है। संपूर्ण विकास की प्रोसेस है, प्रक्रिया है। ये मानना किसका था? तो प्लेटो का ये मानना था। अच्छा, साथ ही साथ एक चीज आपको यहाँ पे और भी जानकारी ले लेनी चाहिए कि इनका सबसे फेवरेट स्टेटमेंट क्या था। पॉपुलर कह सकते हो आप, प्रसिद्ध कह सकते हो। तो प्लेटो साहब का जो प्रसिद्ध कथन था, ठीक है, पॉपुलर स्टेटमेंट, प्रसिद्ध कथन की बात करें, आपको क्या मालूम है इनका क्या है कथन? प्रसिद्ध कथन इनका क्या है शिक्षा को लेकर के? तो जो शिक्षा होती है भैया, शिक्षा स्वस्थ शरीर में, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है। स्वस्थ मस्तिष्क का मस्तिष्क का निर्माण करती है, निर्माण करती है। ये स्टेटमेंट बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, और आप सभी लोगों को यह मालूम होना चाहिए कि शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है प्लेटो साहब का। और प्लेटो साहब के अनुसार शिक्षा क्या है? तो शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिक विकास की प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा? पहले प्रश्न को पढ़िए। रेमंड, रेमंड भी एक क्या है भाई? दार्शनिक है, शिक्षा शास्त्री है। रेमंड ने शिक्षा को किस प्रकार परिभाषित किया है? शिक्षा को किस प्रकार परिभाषित किया है रेमंड साहब ने? ऑप्शन आपके हैं: अनुभवों का संचय, बचपन से प्रौढ़ता की ओर प्रगति की प्रक्रिया, केवल ज्ञान का संकलन, संस्कारों का विकास। तो रेमंड साहब ने शिक्षा को जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया माना है। इन्होंने शिक्षा को शिक्षा को जीवन भर, जीवन भर चलने वाली क्या माना है भाई? प्रक्रिया माना है। जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया माना है। किसने माना है? तो रेमंड साहब ने माना है, रेमंड साहब ने। अब यहाँ पे इस चीज को समझ के आप यहाँ पे कौन सा ऑप्शन लगाएंगे भाई? तो ऑप्शन नंबर बी, बचपन से प्रौढ़ता की ओर प्रगति की प्रक्रिया। बचपन से प्रौढ़ता की ओर प्रगति की जो प्रक्रिया होती है, इस प्रकार इन्होंने शिक्षा को परिभाषित किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है?
पेस्टोलॉजी ये क्या है? एक मनोवैज्ञानिक है, दार्शनिक है। पेस्टोलॉजी के अनुसार शिक्षा का क्या उद्देश्य है? शिक्षा का क्या उद्देश्य है? बाहरी ज्ञान देना, आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक समन्वित तथा प्रगतिशील विकास, केवल परीक्षा में सफलता दिलाना, सामाजिक अनुशासन स्थापित करना। इनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है? बताइए, ए, बी, सी या डी? ऑप्शन कौन सा सही है यहाँ पे? देखो, शिक्षा का कार्य क्या होता है? शिक्षा का शिक्षा का कार्य क्या है? बालक के बालक के बालक के अंतर्निहित शक्तियों को अंतर्निहित शक्तियों को विकसित करना। अंतर्निहित शक्तियों को विकसित करना। विकसित कर अंतर्निहित शक्तियों का मतलब क्या हुआ? बालक के अंदर जो विद्यमान है, जिन चीजों से उसका डेवलपमेंट हो सकता है, उन शक्तियों को विकसित करना। ये शिक्षा का क्या है? कार्य है। तो उद्देश्य इसका यही हो गया कि आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक समन्वित तथा प्रगतिशील विकास। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ट्रो महोदय ने शिक्षा को किस रूप में देखा है? स्वतंत्र और बिना नियमन की प्रक्रिया, नियंत्रित वातावरण में मानव विकास की क्रिया, केवल कक्षा तक सीमित प्रक्रिया, या फिर ज्ञान का संकलन। तो ट्रो साहब ने क्या किया भाई? तो इनके हिसाब से शिक्षा एक क्या है? दिशा निर्देशित प्रक्रिया है। शिक्षा क्या है? एक दिशा निर्देशित प्रक्रिया दिशा निर्देशित प्रक्रिया है। इनके हिसाब से शिक्षा क्या है? एक दिशा निर्देशित प्रक्रिया है, और यह नियंत्रित वातावरण में मानव विकास की क्रिया भी है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। शिक्षा की प्रक्रिया में शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच क्या होता है? शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच शिक्षा की प्रक्रिया में क्या होता है? केवल शिक्षक का ज्ञान देना, अंतःक्रिया, शिक्षार्थी का केवल सुनना, या केवल परीक्षा लेना? तो शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में क्या होता है? शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में संवाद होता है। संवाद मतलब क्या हो गया यहाँ पे? संवाद मतलब अगर बच्चा कोई प्रश्न, जैसे एक ऐसे समझो, टीचर एक है, एक टीचर ने अगर कुछ भी पढ़ाया, लेट ABCD पढ़ा दिया, और अब बच्चा जो है यहाँ पे क्या करेगा? बच्चा उसको सीखेगा। साथ ही साथ अगर बच्चे को कोई डाउट आता है तो वो अपने टीचर से पूछेगा। फिर टीचर क्या करेगा? उसकी समस्या का निराकरण करेगा, समस्या का समाधान करेगा। तो इस केस को बोलते हैं इंटरेक्शन, अंतःक्रिया। इस चीज को क्या बोलते हैं? अंतःक्रिया। अंतःक्रिया में दोनों लोगों को एक्टिव होना पड़ेगा, चाहे वो टीचर हो और या फिर वो स्टूडेंट हो। और जनरली ये आमने सामने हो तो ये चीजें ज्यादा सही होती है। तो शिक्षा की प्रक्रिया में शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में क्या होगा? इंटरेक्शन होता है, अंतःक्रिया होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे एकदम करेक्ट है। संस्कृत में शिक्षा शब्द की व्युत्पत्ति किस धातु से हुई है? ये बहुत ही आसान है। इसका आंसर आपके दिमाग में अगर क्लिक किया होगा तो आप डायरेक्ट कमेंट कर सकते हो। संस्कृत में शिक्षा शब्द की व्युत्पत्ति किस धातु से हुई है, किस क्रिया से हुई है? तो यहाँ पे आ जाएगा, धातु है शिक्ष। ऑप्शन बी यहाँ पे भी एकदम करेक्ट है, शिक्ष धातु से। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है सीखना प्लस सिखाना। सीखना प्लस सिखाना इसका अर्थ होता है। अच्छा, साथ ही साथ एक चीज आपको यह भी समझना है कि शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया नहीं है। शिक्षा केवल केवल ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया नहीं है। ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया नहीं है। फिर क्या है भाई? तो इसे दूसरों के आचरण में, इसे बच्चों के या फिर व्यक्ति के आचरण में लाने की क्रिया भी माना गया है। आप ऐसा समझ सकते हैं। चलिए, एजुकेशन शब्द की व्युत्पत्ति किस भाषा से हुई है? यह है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? संस्कृत, लैटिन, यूनानी या फिर फारसी? यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? तो एजुकेशन जो होता है वो लैटिन भाषा से उसकी उत्पत्ति हुई है। आइए इसकी कुछ हिस्ट्री को देखते हैं। एजुकेशन एजुकेशन को हिंदी में बोलते हैं शिक्षा। क्या बोलते हैं? शिक्षा। और एजुकेशन जो होता है ये लैटिन भाषा से इसका व्युत्पत्ति हुआ है। अच्छा, लैटिन भाषा में क्या हुआ था? तो लैटिन भाषा में ई प्लस ड्यूको
यहां से बना था क्या? अच्छा, सबसे पहले लैटिन भाषा में इसको बोला क्या गया था? एडुकेटम। क्या बोला गया था? एडुकेटम। एडुकेटम बोला गया था। क्या बोला गया था? एडुकेटम बोला गया था, या फिर इसको एडुशियर भी बोलते हैं, एडुशियर, SSCERE, एडुशियर भी कहा गया था। तो एडुकेटम जो होता है, ये दो शब्दों से मिलकर बना, ई प्लस ड्यूको। ई का मतलब होता है अंदर से, और ड्यूको का मतलब होता है क्या? आगे बढ़ाना, आगे बढ़ाना, आगे बढ़ाना। इंग्लिश में इसको बोल सकते हैं क्या? टू ड्रॉ आउट, टू ड्रॉ आउट, इंग्लिश में इसको बोला जाता है। लेकिन ये क्या हुआ था? अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ था कि बालक के अंदर समाहित शक्तियों को प्रकट करना और उनका विकास करना, विकसित करना। लेकिन ये क्या था? संतोषजनक नहीं था, संतोषजनक नहीं था। इसलिए यहाँ पे एडुकेयर एक दूसरे लैटिन लैंग्वेज को, लैटिन भाषा को, लैटिन वर्ड को यूज किया गया था कि एजुकेशन का मतलब क्या हो गया? एडुकेयर। और एडुकेयर का मतलब क्या चीज होता है? एडुकेयर का मतलब क्या चीज होता है? टू ब्रिंग अप, टू ब्रिंग अप, या फिर टू रियर, टू रियर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब होता है पोषित करना, पोषित करना, या फिर विकसित करना, विकसित करना, प्लस बालक की अंतर्निहित शक्तियों को बाहर निकालना, बालक की अंतर्निहित, बालक की अंतर्निहित शक्तियों, शक्तियों व गुणों का विकास, व गुणों का विकास। ये चीज आप यहाँ पे समझ सकते हो। अच्छा, एजुकेशन के शब्द एडुकेयर का क्या अर्थ होता है? तो अभी आपने देखा पोषित करना, तो पालन पोषण करना इसका अर्थ हो जाएगा। चलिए, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या माना गया है? केवल ज्ञान देना, बालक के व्यक्तित्व का संतुलित विकास, परीक्षा में उत्तीर्ण करना, सामाजिक अनुशासन स्थापित करना। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य केवल ज्ञान देना नहीं है। ठीक, शिक्षा केवल ज्ञान देना नहीं होता है, बल्कि समग्र विकास का माध्यम होता है। ठीक, समग्र विकास का माध्यम, समग्र विकास का माध्यम है, माध्यम है, ना कि ज्ञान देना। केवल ज्ञान देना नहीं, ऐसा समझ सकते हो, केवल ज्ञान देना नहीं, केवल ज्ञान देना नहीं, समग्र या फिर सर्वांगीण विकास का माध्यम। तो बालक के व्यक्तित्व का संतुलित विकास यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से शिक्षा किस प्रक्रिया को कहा जाता है? केवल जानकारी ग्रहण करना, विकास की प्रक्रिया, केवल व्यवहार सीखना, या फिर केवल सामाजिक शिक्षा। तो शिक्षा किस प्रकार की शिक्षा किस प्रक्रिया को कहा जाता है? तो शिक्षा विकास की प्रक्रिया को कहा जाता है। यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। शिक्षा व्यक्ति के मानसिक और भावनात्मक विकास की प्रक्रिया है, ऐसा कहा भी गया है। शिक्षा व्यक्ति के व्यक्ति के मानसिक और और भावनात्मक विकास की प्रक्रिया है, विकास की प्रक्रिया है। यहाँ पे 10 क्वेश्चन तक आप लोगों ने अच्छी तरीके से समझ लिया। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है भाई? कि शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में निम्न में से कहाँ, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया निम्न में से कहाँ घटित हो सकती है? केवल औपचारिक संस्था में, केवल अनौपचारिक परिस्थिति में, औपचारिक, अनौपचारिक तथा औपचारिकेतर व्यवस्थाओं में, या फिर केवल ऑनलाइन माध्यम से। तो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया कहाँ घटित हो सकती है, आप बताइए। तो आपको पता है, मैंने अभी शॉर्ट्स भी अपलोड किया हुआ था, और इसके पहले आप लोगों ने एक लेक्चर पढ़ा हुआ था कि शिक्षा क्या है। अगर अभी तक शिक्षा क्या है आपने नहीं पढ़ा है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जा करके देखो, पढ़ो और समझो। या फिर मनोविज्ञान चाइल्ड डेवलपमेंट का प्लेलिस्ट बना हुआ, प्लेलिस्ट से आप उसको चेकआउट कर सकते हो और पढ़ सकते हो। यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा सी, औपचारिक, अनौपचारिक तथा औपचारिकेतर व्यवस्थाओं में शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया घटित हो सकती है। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। चलिए, इसके बारे में कुछ हम फिर से डिस्कस कर देते हैं। औपचारिक शिक्षा क्या चीज़ होता है? तो औपचारिक शिक्षा कहाँ पे दिया जाएगा? तो ये विद्यालय वगैरह में दिया जाता है, विद्यालय, या फिर इसको स्कूल भी आप बोलते हो, महाविद्यालय आप समझ सकते हो, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, या फिर चहर दीवारी के अंदर, चहर दीवारी के अंदर, अंदर, अंदर। ये क्या है भाई? किसको भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ? तो औपचारिक को, औपचारिक शिक्षा, औपचारिक को, औपचारिक को चार दीवारी के अंदर हो गया। साथ ही साथ इसमें और क्या सीखना है आपको? ये एक निश्चित निश्चित स्थान पर होता है, और फिक्स टाइम पर होगा, फिक्स टाइम पर होता है, फिक्स टाइम हो गया। और साथ साथ क्या हो गया? फिक्स टाइम टेबल, फिक्स टाइम टेबल, टाइम टेबल, प्लस कुशल शिक्षक, कुशल शिक्षक के मार्गदर्शन में, कुशल शिक्षक के मार्गदर्शन में ये चीज होता है।
ठीक है, ये औपचारिक हो गया। अच्छा, फिर अनौपचारिक का मतलब क्या हो गया? तो अनौपचारिक का मतलब क्या हो गया? जब बच्चा किसी भी चीज को क्या करेगा भाई, अपने दोस्तों के साथ अपनी गलतियों से, अपने अनुभव से सीखेगा। औपचारिकेतर शिक्षा जो होती है, ये औपचारिक और अनौपचारिक के बीच की कड़ी होती है। इसमें जैसे वयस्क शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, ये सब इसमें समाहित होता है। बात समझ में आ गई इतनी? चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। औपचारिक शिक्षा की विशेषता क्या है? औपचारिक शिक्षा की विशेषता क्या है? तो औपचारिक शिक्षा की व्यवस्था है निश्चित स्थान और निश्चित समय। निश्चित स्थान, निश्चित स्थान और निश्चित समय। निश्चित समय। अभी आपने ऊपर जस्ट देखा कि भाई यहाँ पे क्या है, निश्चित स्थान है, फिक्स टाइम है, निश्चित समय है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि शिक्षा की प्रक्रिया में शिक्षक का कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण है? केवल ज्ञान का संकलन, शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच अंतःक्रिया, केवल परीक्षा का परिणाम, या फिर केवल शिक्षक का बोलना? तो शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच अंतःक्रिया ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। अभी आपने अंतःक्रिया को समझा था कि अंतःक्रिया क्या होता है, इंटरेक्शन क्या होता है। ये एक तरीके का संवाद होता है जिसमें शिक्षक और छात्र दोनों लोग शामिल होते हैं। निम्न में से कौन सी शिक्षक की परिभाषा के संदर्भ में सही नहीं है? विकास की प्रक्रिया, केवल ज्ञान का संचय, मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का विकास, और फिर नियंत्रित वातावरण में मानव विकास। तो केवल ज्ञान का संचय शिक्षा की परिभाषा में ये सही नहीं है। केवल ज्ञान का संचय नहीं। शिक्षा केवल जानकारी देना नहीं होता है। शिक्षा का अभिप्राय केवल जानकारी देने से नहीं है, या फिर ऐसे समझ सकते हो, शिक्षा केवल जानकारी देना नहीं होता है, जानकारी देना नहीं है। फिर क्या है भाई, शिक्षा का साफ साफ मतलब विकास से है, विकास करना। शिक्षा का अभिप्राय विकास करने से है। ठीक है, विकास करने से है शिक्षा का अभिप्राय। अभिप्राय आप बोल सकते हो किससे है, तो विकास करने से है। शिक्षा किस प्रकार की क्रिया है? स्थिर और अपरिवर्तनीय, गतिशील और निरंतर चलने वाली, केवल कक्षा में सीमित है, या फिर केवल तकनीकी ज्ञान की? यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए, मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को। तो शिक्षा किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो गतिशील और निरंतर चलने वाली है। गतिशील और निरंतर चलने वाली है। शिक्षा कभी भी स्थिर नहीं रहती है। शिक्षा कभी भी स्थिर नहीं रहती है। नहीं रहती है, स्थिर नहीं रहती है। अच्छा, इसके बारे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, शिक्षा क्या होता है आप सभी लोगों को पढ़ लेना है, वहां से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। स्थिर नहीं रहती है। फिर क्या होगा भाई, ये समय, समाज तथा तथा मानव की जरूरत के हिसाब से, मानव जरूरतों के अनुसार अनुसार बदलती रहती है, बदलती रहती है, प्लस विकसित होती रहती है। विकसित होती रहती है, होती रहती है। शिक्षा भाई क्या होगा, तो शिक्षा स्थिर कभी नहीं रहती है, गतिशील है, निरंतर चलने वाली। निरंतर चलने का मतलब जीवन पर्यंत। जीवन पर्यंत आप यहाँ पे ऐसा टेक्निकल वर्ड इस्तेमाल करोगे, जीवन पर्यंत। जीवन पर्यंत मतलब जब तक कि इंसान की मौत ना हो जाए उसके पहले पहले तक इंसान सब कुछ सीखता ही सीखता रहता है। और साथ ही साथ शिक्षा के बारे में यह बोला गया, शिक्षा केवल पुस्तकीय ज्ञान नहीं है। शिक्षा को अगर आप बोलो ये पुस्तकीय ज्ञान है, तो अब आंसर आएगा नहीं। क्या ये विद्यालयी ज्ञान केवल है? विद्यालयी ज्ञान केवल है, तो आंसर होगा नहीं। ठीक है, तो मनुष्य अपने हर चरण में सीखता रहता है। मनुष्य अपने हर चरण में कुछ ना कुछ सीखता रहता है। ठीक है, चलिए, और ये कहीं से भी शिक्षा ली जा सकती है। शिक्षा किस प्रक्रिया के माध्यम से व्यक्ति की आंतरिक क्षमताएं विकसित करती है? अधिगम प्रक्रिया, सामाजिक प्रक्रिया, विकास प्रक्रिया, या फिर अनुशासन प्रक्रिया? यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। ये क्वेश्चन जैसे मैंने अभी पढ़ाया हुआ था शिक्षा क्या है, उसमें शायद ये क्वेश्चन मैं दिया हुआ था, इसका आंसर मैंने विकास की प्रक्रिया बता दिया है। वहां पे थोड़ी सी कंफ्यूजन थी मुझे, आप लोग अभी यहाँ पे सही कर सकते हो। शिक्षा किस प्रक्रिया के माध्यम से व्यक्ति की आंतरिक क्षमताएं विकसित करती है? तो आंसर आपको लगाना है अधिगम प्रक्रिया। अधिगम प्रक्रिया यहाँ पे सही हो जाएगा। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है भाई? व्यक्ति की आंतरिक क्षमताओं, उसके ज्ञान, उसके कौशल और उसके सोचने समझने की शक्ति को क्या करना? विकसित करना होता है। यह विकास लर्निंग प्रोसेस के माध्यम से होता है। अच्छा, एक बार इसको मैं लिख भी देता हूँ। शिक्षा का मुख्य मुख्य उद्देश्य क्या है भाई? शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो व्यक्ति की आंतरिक, जी हाँ, व्यक्ति कहने का मतलब क्या होता है? बालक। आप बालक भी इसको समझोगे या व्यक्ति भी समझोगे, किसी भी चीज को समझ सकते हो यहाँ पे।
बट वो क्या हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म हो और ह्यूमन हो। व्यक्ति अ, की आंतरिक व्यक्ति की आंतरिक क्षमताओं क्षमताओं तथा उसके ज्ञान तथा उसके कौशल, स्किल्स, कौशल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्किल, और सोचने समझने की शक्ति, सोचने समझने तथा तथा तर्क करने की शक्ति को विकसित करना है, विकसित करना है, विकसित करना है। और यह विकास यह विकास लर्निंग प्रोसेस, जिसको क्या बोलते हैं, अधिगम प्रक्रिया, लर्निंग प्रोसेस के हेल्प से के हेल्प से होता है, लर्निंग प्रोसेस की हेल्प से होता है। इतनी चीज आपको जानते रहना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 और 18 साथ में साथ लिखा गया है। निम्न में कौन सा शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया का सही उदाहरण है? केवल शिक्षक का व्याख्यान देना, शिक्षक और छात्र के बीच संवाद, परीक्षा में उत्तर लिखना, केवल पुस्तकों का पढ़ना। यहाँ पे आपको एकदम करेक्ट आंसर लगा देना है, शिक्षक और छात्र के बीच संवाद। यह शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया का सही उदाहरण है। स्कूल के अनुसार औपचारिकेतर शिक्षा क्या है? औपचारिकेतर शिक्षा क्या होता है? स्कूल में पढ़ाई, घर पर माता पिता से सीखना, वयस्क शिक्षा और कार्यशाला। तो बिल्कुल सही, वयस्क शिक्षा और कार्यशाला औपचारिकेतर शिक्षा से संबंधित होता है। ठीक है। अच्छा, और इसको क्या बोला गया भाई? ये औपचारिक औपचारिक तथा अनौपचारिक 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 शिक्षा के बीच की कड़ी है। शिक्षा के बीच की क्या है? कड़ी। शिक्षा के बीच की कड़ी है औपचारिकेतर शिक्षा। एग्जाम्पल इसका क्या क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल इसका क्या क्या हो जाएगा भाई? एग्जाम्पल इसका हो जाएगा जैसे प्रौढ़ शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा के साथ साथ आप क्या बोल सकते हो? प्रौढ़ शिक्षा के साथ साथ आप यहाँ पे बोल सकते हो जो वर्कशॉप्स होते हैं, वर्कशॉप्स हो गए, वर्कशॉप्स। और रेडियो टीवी आप ये सारी चीजें बोल सकते हो। रेडियो हो गया, टीवी हो गया, प्रौढ़ शिक्षा हो गया, वर्कशॉप हो गया। और साथ ही साथ आप ऑनलाइन पाठ्यक्रम को भी यहाँ पे बोल सकते हो। ऑनलाइन ऑनलाइन पाठ्यक्रम को भी आप यहाँ पे बोल सकते हो। ये सभी औपचारिकेतर शिक्षा के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं तो शिक्षा का समग्र विकास किसे कहते हैं? शिक्षा का समग्र विकास, शिक्षा का सर्वांगीण विकास क्या चीज होता है? केवल बौद्धिक विकास, केवल सामाजिक विकास, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, नैतिक और सामाजिक विकास, या फिर केवल शारीरिक विकास? इसमें से क्या चीज सही है? तो भाई शिक्षा का समग्र विकास किससे है? व्यक्ति के संपूर्ण ऐसे बोल सकते हो, संपूर्ण व्यक्तित्व विकास, व्यक्तित्व विकास से इसका संबंध है। तो यहाँ पे शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, नैतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक सब कुछ विकास इसके अंतर्गत आ जाता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से शिक्षा में क्या महत्वपूर्ण है? मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से शिक्षा में क्या महत्वपूर्ण है भाई? जानकारी का एकत्रीकरण, अनुभव के माध्यम से विकास, केवल शिक्षकों का आदेश, या फिर केवल परीक्षा का परिणाम? सही आंसर इसमें क्या है भाई? तो अनुभवों के माध्यम से विकास, अनुभव के माध्यम से। जैसे ऐसे बोला जाता है भाई, अनुभव अनुभव जो होता है, जो एक्सपीरियंस होता है, यही सबसे बड़ा टीचर होता है। अनुभव ही सबसे सबसे बड़ा शिक्षक है, बड़ा शिक्षक है। जैसे आप किसी एग्जाम को दे रहे हो और लगातार आपको उसमें असफलता मिल रही है, तो आपको उस अनुभव से पता चलता है कि हम कहाँ पे गलती कर रहे हैं, आगे हमें कहाँ पे गलती नहीं करना है। ठीक। तो इसीलिए बोला गया, क्या गया है कि मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो अनुभवों के माध्यम से सीखना, अपने एक्सपीरियंस के बेस पे किसी भी चीज को सीखना। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। इसको बोलते हैं भाई कार्य को आरंभ करने और जारी रखने। कार्य को आपने आरंभ कर दिया, शुरू कर दिया, उसको जारी रखा है, और उसको नियमित करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो प्रेरणा, प्रेरणा कहलाता है। वो प्रेरणा यानी यानी आप मोटिवेशन उसको आप समझेंगे। इसको अभिप्रेरणा भी कहा जाता है। तो प्रेरणा ही व्यक्ति को क्या बनाती है? क्रियाशील बनाती है। प्रेरणा क्या बनाएगी भाई? व्यक्ति को क्रियाशील बनाती है, क्रियाशील बनाती है, क्रियाशील बनाती है। अच्छा, यहाँ पे एक मनोवैज्ञानिक हैं गुड महोदय। गुड महोदय के अनुसार अभिप्रेरणा क्या है? तो इनके अनुसार है भाई, अभिप्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करने, किसी कार्य को शुरू करने या फिर प्रारंभ करने, उस काम को जारी रखने
जारी रखने अथवा अथवा नियमित अथवा नियमित करने की प्रक्रिया है की प्रक्रिया है। अब आप यहाँ पे एक चीज रिलेट कर सकते हो। जैसे आपको मनोवैज्ञानिक के कथन याद हैं, जैसे सारे मनोवैज्ञानिक के कथन याद इंपॉर्टेंट नहीं है याद करना, लेकिन कुछ मनोवैज्ञानिक के कथन आपको याद करने पड़ेंगे, और उन्हीं मनोवैज्ञानिक के कथन से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है थोड़ा सा घुमा फिरा करके। जैसे अभी यहाँ पे गुड महोदय के अनुसार आप इनके स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए। इनके स्टेटमेंट को आप जब देखेंगे आपको ऊपर लाइन की झलक देखने को मिलेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। दूसरे व्यक्ति की बाह्य व्यवहार की नकल क्या है? भाई दूसरे व्यक्ति की बाह्य व्यवहार की नकल क्या है? तो इसको बोलते हैं इमिटेशन, अनुकरण। ठीक है, नकल बोलते हैं, अनुकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? अनुकरण। जैसे कोई बच्चा होता है, बच्चा अगर बच्चा सीखेगा तो बच्चा कैसे सीखता है? नकल करके, नकल करके, कॉपी करके, अनुकरण करके ही बच्चा किसी भी चीज को सीखता है। अभी आप देखे होंगे आपके घर में अगर कोई छोटा सा बच्चा होगा, वो उतनी तेजी के साथ आपके बताए हुए चीजों को नहीं सीखा होगा जबकि जितना वो मोबाइल फोन शॉर्ट्स वगैरह को देख करके चीजों को सीखा होगा। सही बात है ना? चलिए, दूसरे व्यक्ति की बाह्य व्यवहार की नकल इस अनुकरण कहलाता है। तो बच्चे इन सब चीजों में महारत हासिल किए होते हैं, बच्चे बहुत जल्दी नकल करके, अनुकरण करके चीजों को सीखते हैं। जैसे ABCD सिखाना है तो टीचर जिस तरीके से बोलती हैं, क्लास में बच्चा छोटा गया तो जैसे उनका एक्सेंट होगा, तरीका जैसे होगा बात करने का, सेम टू सेम बच्चे कॉपी करेंगे। अगर उन्हें अच्छी तरीके से प्रोनाउंसिएशन का नॉलेज होगा तो बच्चे अच्छी प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे। अच्छी नॉलेज नहीं होगी तो भाई बच्चे वही सब सीखेंगे जो नहीं सीखना चाहिए। ऐसा बोला गया है ना कि भाई जैसे वॉटसन साहब थे, कौन बोला था कि अगर आप मुझे एक बच्चा दो, उसको आप जो कहो वो बना दूं, चोर बना दूं, उसको साधु बना दूं, महात्मा बना दूं, तो वही चीज होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। सीखने के वक्र, यहाँ पे वक्र होगा। सीखने के वक्र किसके सूचक हैं? सीखने की प्रगति के, सीखने की मौलिकता के, सीखने की गत्यात्मक स्वरूप के, या फिर सीखने की रचनात्मक, सीखने की रचनात्मकता से आप इसको ऐसे जोड़ सकते हो। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? सीखने की प्रगति के। सीखने की प्रगति के सूचक हैं सीखने के वक्र। सीखने के वक्र क्या होता है? जैसे आपने ग्राफ पढ़ा होगा, ग्राफ, ये होता है ग्राफ, ये ग्राफ है। भाई इसके बारे में मैं आपको एक अलग से वीडियो बना करके हर एक चीज समझाऊंगा सीखने के वक्र को लेकर के। हो सकता है शॉर्ट्स अपलोड करूं, लेकिन कुछ करूंगा, लेकिन आपको सिखा दूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत आसानी के साथ। जब हम किसी कार्य को बार बार करते हैं, जैसे आप किसी काम को बार बार कर रहे हो, तो आपका जो प्रदर्शन है वो धीरे धीरे क्या होता है? इंप्रूव होते रहता है, इंप्रूव होगा। अगर आप किसी काम को बार बार करें, जैसे आपने मान लीजिए ये 30 क्वेश्चंस है, इन 30 क्वेश्चंस को आपने 2 बार देखा, तो तीसरी बार में आपको 30 के 30 क्वेश्चंस का ऑप्शन एकदम एग्जैक्ट याद हो जाएगा कि ABCD कौन से नंबर पे ये रखा गया था। तो यही है कि जब आप किसी कार्य को बार बार करोगे, कार्य को आप बार बार करते हो या लगातार करते हो, तो उसमें आपका जो परफॉर्मेंस है वो आपका परफॉर्मेंस कैसा हो जाएगा? इंप्रूव हो जाता है। और इसी इंप्रूव को ग्राफ पे प्लॉट कर लिया जाता है, ग्राफ पे प्लॉट कर लिया जाता है, बना लिया जाता है। ग्राफ पे प्लॉट कर लिया गया, बना लिया गया। और साथ ही साथ इसमें एक चीज और ऐड कर दिया जाता है कि टाइम, आपने टाइम कितना लिया, आपने टाइम कितना लिया है, और आपने प्रैक्टिस कितनी की हुई है, प्रैक्टिस कितनी की हुई है। तो ये सब क्या होता है? ग्राफ में होता है। और ग्राफ में ये हमें क्या बताएगा कि भाई कितना वृद्धि हुआ है, कितना ह्रास हुआ है, या फिर पठार कितना हुआ है, यानी कि कुछ भी नहीं बना हुआ है। तो ये सारी चीजें आपको वक्र से देखने को मिलेगी, और ये सीखने की प्रगति के सूचक होते हैं। छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है, ब्लैंक स्पेस है। शिक्षक छात्र में, सहानुभूति छात्र में रुचि उत्पन्न, समदृष्टि, या फिर प्रेरणा। यहाँ पे हो जाएगा प्रेरणा, प्रेरणा, प्रेरणा। तो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। प्रेरणा जो होती है वो छात्र में रुचि उत्पन्न करने की क्या है? कला है। एक मनोवैज्ञानिक साहब थे, उन्होंने प्रेरणा की ही संकल्पना को ही दे दिया। प्रेरणा की संकल्पना पूछा जाता है, भाई इंपॉर्टेंट है। प्रेरणा की संकल्पना किसने दिया? तो आप नाम लेंगे यहाँ पे अब्राहम मैस्लो। अब्राहम मैस्लो साहब ने क्या किया था? प्रेरणा की संकल्पना को दिया था। प्रत्येक जीव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या होता है? प्रेरित होता है। और वह प्रेरित तब होगा, ठीक, अच्छा वो प्रेरित हो गया, जैसे मान लो एक ऐसे समझो, जैसे मान लीजिए आपका यूपी टेट का एग्जाम है, यूपी टेट का एग्जाम है, और आप मोटिवेट हो गए, मोटिवेट हो गए कि हाँ चलो ठीक है टेट का एग्जाम है। और लेकिन आप मोटिवेट तब हो पाओगे जब आपकी यहाँ पे इंटरेस्ट होगी, तब इंटरेस्ट अगर होगी तो, अगर आपकी रुचि होगी तो।
तो रुचि आपके लिए मतलब मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए रुचि क्या होती है, उसमें सहायक होती है, सहायक। बिना रुचि के आप मोटिवेट भी नहीं हो सकते हो। ठीक है, सुनने के लिए सब कुछ अच्छा लगेगा, बाकी 10-15 मिनट बाद सब कुछ इंसान भूल जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग क्या कहलाता है? सीखने की विधियां, सीखने में स्थानांतरण, सीखने में पठार व सीखने में रुचि। सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? सीखने में स्थानांतरण। सीखने में स्थानांतरण यहाँ पे एकदम सही है। तो यहाँ पे सही अगर मैं इसकी एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश करूं, आप क्या बताओगे कि भाई अधिगम प्रक्रिया के द्वारा ही क्या होता है? सिखाया जाता है। अधिगम प्रक्रिया, अधिगम प्रक्रिया द्वारा द्वारा बच्चे को सिखाया जाता है, बच्चे को सिखाया जाता है, बच्चे को सिखाया जाता है। जैसा टीचर करेगा, टीचर जैसा करेगा, बच्चा वैसा कॉपी करेगा, बच्चा वैसा कॉपी करता है, बच्चा वैसा क्या करता है? कॉपी करता है। जो टीचर बोलेगा बच्चा वही बात को मानेगा। टीचर अगर 2+2 5 भी बताएगा तो बच्चा 2+2 5 ही सीखेगा। ठीक है, और वो नेक्स्ट ये चीज लोगों को बताएगा। इसलिए भाई टीचर बनना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है। बहुत कुछ, बहुत मनोवैज्ञानिक तरीकों से आपको बच्चों को डील करना पड़ता है। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पे अधिगम द्वारा जो कुछ भी पढ़ा दो, जैसे आप एक टीचर हो, एक बच्चे को कुछ भी पढ़ा दे रहे हो, तो बच्चे सेम टू सेम वैसी चीजों को क्या करेगा? ग्रहण करेगा। मनोविज्ञान में सर्वप्रथम अपनी मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर अपने मन का त्याग किया, फिर अपनी चेतना का त्याग किया। अब वह एक प्रकार का व्यवहार संजोए हुए है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है किसका? तो यह कथन है उडवर्थ महोदय का, और इसको आपको याद रखना है, क्योंकि मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान का इतिहास आपको नेक्स्ट वीडियो मिलने वाली है प्लेलिस्ट में, आप लोग उसको जरूर से जरूर देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का कारण नहीं है? मानसिक द्वंद्व, पुनरावृत्ति का अभाव, सीखने की मात्रा, शिक्षा की योग्यता। ये तो इसमें सबसे अलग है। बाकी ये भी भूलने का कारण है, ये भी भूलने का कारण है, ये भी भूलने का कारण है। ये भूलने के कारण थोड़ी ना है। शिक्षा की योग्यता से कोई थोड़ी ना भूल सकता है। तो यहाँ पे ये चीज सही हो जाएगा। सीखना क्या है भाई? व्यवहार में परिवर्तन, अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम, व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन, या ये सभी। तो ये सभी है सीखना, ये सभी होता है। व्यवहार में परिवर्तन होता है, अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम होता है, व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन होता है। पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तत्व पर होना चाहिए? शिक्षण तकनीक, शारीरिक क्षमता, व्यक्तिगत भिन्नता, या फिर पारिवारिक स्थिति। अगर आप एक टीचर हो गए हो, आपकी कक्षा में आपका सर्वाधिक ध्यान किस पर होना चाहिए? तो वैयक्तिक भिन्नता, वैयक्तिक भिन्नता पर आपका सर्वाधिक ध्यान होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि सभी बालकों में जो बुद्धि क्षमता होती है, सभी बच्चों में, सभी बालकों में, सभी बालकों में, बालकों मतलब बच्ची बच्चियां सब आ गए, यहाँ पे बच्चे भी आ गए, मतलब गर्ल्स भी आ गए, बॉयज भी आ गए। सभी बालकों में क्या होगा? सभी बालकों में उनकी जो बुद्धि क्षमता होती है, बुद्धि क्षमता होती है, और बुद्धि क्षमता का जो स्तर होता है, वो क्या होता है? भिन्न होता है, अलग अलग होता है। वो क्या होता है? अलग अलग होता है। अच्छा, साथ ही साथ उनका वातावरण, उनका परिवेश, वातावरण, उनका रहन सहन, ठीक, और उनका बैकग्राउंड भी आप बोल सकते हो, परिवेश, उनका परिवेश भी क्या होता है? भिन्न होता है। परिवेश भी क्या होता है? भिन्न होता है। जिसके कारण उनके जिसके कारण जिसके कारण उनके अधिगम क्षमता में भी भिन्नता पाई जाती है। अधिगम क्षमता में भी क्षमता में भी डिफरेंसेस मिलते हैं, भिन्नता पाई जाती है। ठीक, और अगर आप व्यक्तिक भिन्नता का ध्यान देते हो, अगर मान लीजिए आप एक टीचर हो और व्यक्तिक भिन्नता का आप ध्यान देते हो, तो जो विकास होगा, जो बच्चों में विकास होगा, वो एक समान दर से होगा, एक समान दर से विकास होगा। कक्षा अच्छा, क्वेश्चन नंबर 30 क्या है कि कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है, आप क्या करेंगे? उसके अभिभावक, अच्छा, चिंतित और कुंठित रहता है मतलब कि बहुत सोच विचार में ज्यादा है, परेशान थोड़ा सा है, तो आप उसके उसके पेरेंट्स से उसकी शिकायत करेंगे भाई? उसके अभिभावक से उसकी शिकायत करेंगे, या उसको मनोचिकित्सक के पास लेकर के जाएंगे, स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे, या फिर उसे उसके भाग्य पर छोड़ देंगे? ABCD कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे? एक शिक्षक के रूप में आपका क्या कर्तव्य है? शिक्षक एक मार्गदर्शक होता है। क्या होता है? मार्गदर्शक होता है, ठीक, और साथ ही साथ शिक्षक एक सहायक होता है, सहायक के रूप में काम करता है, सहायक के रूप में
कार्य करता है, कार्य करता है। उसका हृदय काफी कोमल होता है, हृदय कोमल होता है, ठीक, हृदय कोमल होता है। तो ऐसी चीज में आप क्या करोगे, अगर आपके पास इतनी सारी खूबियां हैं तो आप भाई स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का आप निर्वाह करेंगे, उसकी समस्याओं को जानेंगे, समस्याओं का समाधान कराएंगे और ऐसी काम करेंगे ताकि उसका रुचि बढ़े। ठीक है, उसको आप मोटिवेट करोगे, उसका रुचि बढ़े ताकि अधिगम की जो प्रक्रिया है उसकी सुचारू रूप से चलने लगे। तो ये 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने देखा, एक्सप्लेनेशन के साथ देखा। आई होप सबको अच्छा लगा होगा। ठीक है भाई, और अब मैं चाहूंगा इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग कमेंट करके बताइए। अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? आत्म केंद्रित प्रवृत्ति, अहंकारी प्रवृत्ति, नर्सिसिज्म की प्रवृत्ति, हिप्नोटिज्म की प्रवृत्ति। ABCD 4 ऑप्शन सही है। आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताएंगे। भाई देखो, एक चीज मैं यहाँ पे कहूंगा कि सारी चीज़ों का अगर आप एक निचोड़ देखोगे तो ये सब आपको आपके एग्जाम तक पहुंचाने में बहुत हेल्प करेगा। 30 क्वेश्चन, लेकिन 30 क्वेश्चन से आपने बहुत कुछ सीखा हुआ है, ठीक है। तो बस इसी तरीके से आप लोगों को एक एक लेक्चर मिलता रहेगा इंपॉर्टेंट, ताकि आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन होती रहे। तो भाई बस अभी के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद।